हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इससे पहले मैंने तुमसे डिफरेंस डिस्कस किया था, माइक्रो और मैक्रो के बीच में कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे। आज का हमारा टॉपिक में कुछ बेसिक कंसेप्ट पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हैं। प्रेजेंटली जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं वो सभी नेशनल इनकम में यूज होंगे, जो कि थर्ड और फोर्थ चैप्टर में हम अभी डिस्कस करेंगे। इन सभी टॉपिक्स के मीनिंग क्लियर होने पे ही हम उस पॉइंट को समझ पाएंगे कि हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम और जीडीपी एट इवन फैक्टर कॉस्ट और एमपी ऑल्सो। इस टॉपिक्स को हम आगे इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे थर्ड और फोर्थ चैप्टर में। तो अभी हम कुछ टॉपिक्स लेंगे जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स कितने टाइप की होती हैं, फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है सेम गुड में बी फाइनल गुड और मे बी अ इंटरमीडिएट गुड। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है उसका एक पार्ट है कंज्यूमर गुड। सो कंज्यूमर गुड के कितने टाइप्स होते हैं, और फिर एक क्वेश्चन है जो उस टॉपिक से रिलेट करेगा that all capital goods are producer goods but all producer goods are not capital goods. So topic start करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स के मेनली टू टाइप्स हैं। उन टू टाइप्स को हम 4 डिविजन्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारे पास जिसे हम फाइनल गुड्स बोल सकते हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, और एक हमारे पास पॉइंट आ जाएगा जहां पे हम पढ़ेंगे कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। सो ये हमारा एक क्लासिफिकेशन है कि गुड्स कितने टाइप के होते हैं, कंज्यूमर या कैपिटल गुड्स, फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स। सो फर्स्ट पॉइंट है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मीनिंग क्या होता है? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन लाइन की बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुकी हैं उन गुड्स को हम कहते हैं फाइनल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने वुड लिया और वुड को हमने टेबल में कन्वर्ट कर दिया, तो टेबल अपनी प्रोडक्शन लाइन की बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुका है, बिकॉज टेबल अभी यूज करने के लिए रेडी है। बट वुड के केस में क्या हो रहा है, वुड को अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में से निकलना है, तो वुड जो है वो आपका इंटरमीडिएट गुड होगा, क्योंकि अभी उसका यूज करके हम किसी और प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं जो कि फाइनल कंजप्शन के लिए रेडी होगा। तो जो चीज फाइनल कंजप्शन के लिए रेडी है, जिसपे अब कोई प्रोडक्शन प्रोसेस बाकी नहीं है, जिसमें कोई वैल्यू ऐड होना बाकी नहीं है, वो गुड हमारे लिए क्या होती है, फाइनल गुड्स होती है। जैसे वुड से टेबल में कन्वर्ट हुआ वुड, तो टेबल हमारी फाइनल गुड्स हो गई जो प्रोडक्शन बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुकी है। और वहीं पे अगर हम वुड की बात करें तो वुड को हमने यूज किया एक प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, जहां पे उसको हमने कन्वर्ट कर दिया टेबल में। तो इट मींस जो चीजें प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर होती हैं, इंटरनल साइड पे होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे वुड जो है प्रोडक्शन लाइन के अंदर है, बाउंड्रीज क्रॉस नहीं हुई हैं, अभी वो फाइनल गुड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो इसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट गुड। सो प्रोडक्शन बाउंड्रीज जब क्रॉस हो जाती हैं तो गुड किस में कन्वर्ट हो जाती है, फाइनल गुड में, और जब तक वो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर रहती है तो उस गुड को हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स जिन्होंने बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं की, या फिर उनमें कोई वैल्यू एडिशन बाकी है, या फिर फाइनली वो फाइनल यूज के लिए रेडी नहीं हुई है, कोई भी एक केस है, तो वो गुड आपकी क्या होगी, इंटरमीडिएट गुड होगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा इसका मीनिंग आपको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जिसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जिसमें एक एग्जांपल लिया हुआ है, पहले हम उसको पढ़ते हैं फिर आगे चलेंगे। व्हेन अ कारपेंटर बाइज वुड वर्थ ₹10,000 एंड कन्वर्ट्स इट इनटू चेयर्स वर्थ ₹20,000। एक कारपेंटर ने 10,000 का वुड परचेज किया और उसने उस वुड को कन्वर्ट कर दिया चेयर्स में। अब उन चेयर्स की वैल्यू हो गई 20,000। तो इस केस में जो कारपेंटर है उसने क्या किया, फाइनल गुड्स में उनको कन्वर्ट कर दिया, तो जो वैल्यू है वुड की वो होगी इंटरमीडिएट, क्योंकि उसकी वैल्यू उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो गई।
10 प्लस वैल्यू एडिशन, वो ऐड होने के बाद ही वो चेयर्स कितने रुपीस की हुई हैं? 20,000। इट मींस इंटरमीडिएट गुड्स का जो प्राइस है वो फाइनल गुड्स में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, क्योंकि वही इंटरमीडिएट गुड्स पार्ट बाय पार्ट किस में कन्वर्ट हो रही है? फाइनल गुड में। तो इसीलिए इन गुड्स का मींस ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होंगी जिसकी हेल्प से आपने प्रोडक्शन किया, इन इंटरमीडिएट गुड्स का प्राइस हम दोबारा से ऐड नहीं करते हैं। ये एक प्रॉब्लम को शो करता है, दैट इज डबल काउंटिंग। अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को फिर से ऐड कर दोगे फाइनल गुड्स में, इट मींस 20 + 10 अगर हम कर देंगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी, जो आपकी जीडीपी ग्रोथ को रॉन्ग मैनर में प्रेजेंट करेगी। तो ये जो 20,000 की चेयर्स हैं ये आपके लिए फाइनल गुड्स हैं, और इनमें जो आपका प्राइस है वुड का वो ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। क्लियर? तो इट मींस जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो किस में होता है? वो वैल्यू ऑफ आउटपुट में होता है। इट मींस इसमें टोटल वैल्यू आपकी ऐड होके आ चुकी है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जब आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन को निकाल दोगे, फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पे क्या है? चेयर्स है। तो चेयर्स आपके 20,000 की हैं और इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपका 10,000 का है, तो 20 - 10 डिफरेंस कितना हो गया? 10,000। वो जो 10,000 का डिफरेंस है वही आपका ग्रॉस वैल्यू एडिशन है। इट मींस आपने इंटरमीडिएट में उतना वैल्यू ऐड किया, उसके बाद वो आपकी फाइनल गुड में कन्वर्ट हो गई। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम वैल्यू ऑफ आउटपुट जो आप सेल करने के लिए रेडी कर चुके हैं, दैट इज नोन एज वैल्यू ऑफ आउटपुट। उस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो आपने इंटरमीडिएट गुड्स यूज किए उनको माइनस कर दो, दैट इज इक्वल टू योर ग्रॉस वैल्यू एडिशन, कि प्रोड्यूसर ने कितना वैल्यू एडिशन उस प्रोडक्ट में कर दिया है वो उसको कैलकुलेट कर देगा। अब इस टॉपिक के साथ एक क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, क्वेश्चन है द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। कोई भी पर्टिकुलर गुड सेम टाइम पे फाइनल भी बन सकती है और इंटरमीडिएट भी। इट मींस आप किसी पर्टिकुलर गुड के नेम के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं कर सकते हो कि ये गुड हमेशा इंटरमीडिएट ही रहेगी या ये गुड हमेशा फाइनल गुड रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम मिल्क की बात करें, अगर आपने मिल्क परचेज किया और डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया, मतलब उसको आपने यूज कर लिया, तो वो आपके लिए क्या बन गई? फाइनल गुड, क्योंकि आपने उसका किसी और प्रोसेस में यूज नहीं किया। पर वही मिल्क जब आपने टी या कॉफी बनाने के लिए यूज किया तो वही मिल्क वहां पे क्या बन गया? इंटरमीडिएट, क्योंकि टी और कॉफी आपकी फाइनल गुड है बट मिल्क उसमें इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। तो वो जो डिफरेंस है वो हर एक गुड में सेम रहेगा। कोई भी पर्टिकुलर गुड फाइनल गुड भी हो सकती है और कोई भी पर्टिकुलर गुड आपकी इंटरमीडिएट भी हो सकती है। तो कैसे फाइनलाइज करें? वो फाइनलाइज करेंगे हम एंड यूज पे। एंड यूज ये डिटरमाइन करेगा, ये डिफाइन करेगा कि कोई भी गुड फाइनल है या इंटरमीडिएट है। जो भी उस गुड का आपने एंड यूज किया, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर आपने मिल्क को डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया तो वो आपकी फाइनल गुड बन गई। किससे पता लगा? एंड यूज से। या फिर आपने मिल्क को यूज कर लिया टी या कॉफी बनाने में तो वही गुड आपकी क्या बन गई? इंटरमीडिएट, क्योंकि उसकी हेल्प से फाइनल गुड रेडी हुई, आपकी टी या कॉफी रेडी हुई। तो एंड यूज डिफाइन करेगा कि वो गुड आपके लिए कौन सा रोल प्ले करेगी, फाइनल गुड का प्ले करेगी या इंटरमीडिएट का प्ले करेगी। क्लियर? तो कोई भी पर्टिकुलर गुड का फिक्स नहीं बोल सकते वो फाइनल है या इंटरमीडिएट है, वो यूज के अकॉर्डिंग डिफाइन की जाएगी कि उस टाइम पीरियड पे वो आपके लिए फाइनल है या इंटरमीडिएट है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर गुड्स क्या होती है और कैपिटल गुड्स क्या होती है। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड बाय कंज्यूमर्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। हमारी वांट्स को या एज अ कंज्यूमर किसी की भी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जिन गुड्स को हम यूज करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं डायरेक्टली, दोज गुड्स आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स। इन्हें हम कंजम्पशन गुड्स भी बोल सकते हैं और कंज्यूमर गुड्स भी बोल सकते हैं, ये दोनों नेम्स ही करेक्ट होंगे। ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन गुड्स, बिकॉज ये गुड्स आप किसके लिए यूज करते हो? अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, तो इनको डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए ही परचेज किया जाता है। इट मींस इनको फर्दर कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में डालने के लिए या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया इस पे। कंज्यूमर गुड्स पे जो भी एक्सपेंडिचर्स हम करते हैं वो किसका पार्ट होते हैं? कंज्यूमर गुड्स पे जो भी एक्सपेंडिचर्स हम कर रहे हैं उन पे खर्चा कौन कर रहा है? कंज्यूमर्स कर रहे हैं। तो जो कंज्यूमर गुड्स पे एक्सपेंडिचर हुआ उसको क्या बोला जाएगा? दैट इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बिकॉज ये एक्सपेंडिचर कंजम्पशन करने के लिए ही किया गया है।
फॉर एग्जाम्पल हमने कोई टूथपेस्ट परचेज की, हमने शुगर परचेज की, हमने मिल्क परचेज किया, इन सब चीजों का यूज क्या है? कंजम्पशन। हम इन्हें कंज्यूम करना चाहते हैं, क्यों? टू सेटिस्फाई अवर नीड्स। इट मींस जो भी खर्चा एक कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन गुड्स पे करता है, अपनी कंजम्पशन को, नीड्स को पूरा करने के लिए करता है, उसे हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। तो ये कंज्यूमर गुड्स हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, कैपिटल गुड्स क्या होती है? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स which are used by a producer for producing goods or services। कोई भी गुड जो आप एज अ प्रोड्यूसर यूज कर रहे हो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, उसे हम क्या बोल देंगे? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट होता है इनके ऊपर, और इसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। इस केस में इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है? सॉरी, इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, एक्सपेंडिचर्स। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है? कंज्यूमर्स कर रहा है। कैपिटल गुड्स पे जो खर्चा होगा उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं। बिकॉज कैपिटल गुड्स यूज क्यों हो रही है? प्रोडक्शन के लिए हो रही है। इट मींस ऑटोमेटिकली वो प्रोड्यूसर से रिलेट करती है, क्योंकि उसी को प्रोडक्शन करना है। और इसे इन्वेस्टमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रोडक्शन करने के बाद आप सेल करोगे, सेल से आपको रिटर्न्स मिलेंगे, और जो भी चीज रिटर्न दे वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो इसीलिए प्रोड्यूसर्स जो खर्चा करते हैं वो हमेशा क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और कंज्यूमर्स जो खर्चा करेंगे वो हमेशा क्या होगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो हाई वैल्यूड गुड्स होती हैं, सेवरल ईयर्स के लिए यूज होती हैं, और कॉन्टिन्यूअस रिपीटेडली यूज होती है प्रोडक्शन करने के लिए, उन्हें हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। जो अभी हमने देखा कंज्यूमर गुड्स क्या है, तो उसके बहुत सारे टाइप्स हैं। 4 टाइप्स में डिवीजन है कंज्यूमर गुड्स का। कंज्यूमर गुड्स का 4 टाइप्स में डिवीजन है। फर्स्ट आती है इसमें ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स। जो बहुत सारे ईयर्स तक कॉन्टिन्यूसली यूज हो सकती हैं, उन्हें हम कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्नीचर परचेज किया हमने, तो हम हर ईयर्स को चेंज तो नहीं करेंगे, वो सेवरल ईयर्स तक यूज होगा, उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। फिर हमने कोई व्हीकल परचेज किया तो वो भी सेवरल ईयर्स तक यूज होगा। तो जो भी गुड्स सेवरल ईयर्स तक यूज की जाती हैं, उन सभी गुड्स को हम क्या कहते हैं? ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। ये गुड्स जो है हाई वैल्यू गुड्स भी होती हैं और सेवरल ईयर्स तक यूज भी होती हैं। जैसे इसमें एग्जांपल्स आपके बहुत सारे, टीवी, रेडियो, जो भी आप घर में यूज कर रहे हो और कई सालों तक यूज करते रहोगे, रेगुलर बेसिस पे उन्हें चेंज नहीं किया जाता, वो आपकी ड्यूरेबल गुड्स है। सेकेंड इसमें आती है आपके पास सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर, जिन्हें आप अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर तक या फिर उससे कुछ ज्यादा टाइम पीरियड तक यूज कर सकते हो। जैसे आपके क्लोथ्स हैं, अगर रेगुलर यूज में कोई चीज आ रही है तो उसकी जो लाइफ स्पैन है वो अराउंड 1 ईयर या कुछ ज्यादा होगा, तो वो आपके सेमी ड्यूरेबल का पार्ट हो गए। फिर क्रॉकरी, जिसके चांसेस ब्रेक होने के बहुत ज्यादा होते हैं, तो अराउंड 1 ईयर हम उसे चला सकते हैं, 1 या कुछ ज्यादा उससे। तो इस तरह की चीजें आपकी सेमी ड्यूरेबल गुड्स का पार्ट होती है। थर्ड पॉइंट इसमें आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल या फिर आप इनको सिंगल यूज गुड्स भी कह सकते हो। इट मींस जो गुड्स जिनकी ड्यूरेबिलिटी ना के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, जो सिंगल यूज है, इट मींस जैसे आपने मार्केट से मिल्क परचेज किया और आपने कंज्यूम कर लिया, तो एक ही बार यूज हुआ, फर्दर आप उन्हें यूज नहीं कर सकते, बार बार वो रिपीटेडली यूज नहीं हो सकते। तो इस तरह की गुड्स क्या होंगी? आपकी सिंगल यूज गुड्स होंगी। जिन भी गुड्स को आप सिंगल टाइम पीरियड में एक बार यूज करके फिनिश कर लेते हो, वो सभी इसी का पार्ट है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इंक है, पेन में डल गई, एक बार तो आप यूज कर लोगे। एलपीजी सिलेंडर है, आपके गैस में जो यूज हो रहा है, वो एक बार फिनिश हो गया तो वो फिनिश हो ही गया, उसके बाद हमें दोबारा से उसको यूज करना होगा, बट सेम चीज आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। मिल्क है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब चीजें नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज गुड्स होती है। इसके बाद फोर्थ डिवीजन आता है सर्विसेज का। सर्विसेज नॉन मटेरियल गुड्स भी होती हैं, इनको आप नॉन मटेरियल लिखोगे तो भी उसका मीनिंग सर्विस ही होगा।
क्योंकि मटेरियल चीजें होगी गुड्स से जो रिलेट करती हैं, और नॉन मटेरियल होगी आपकी सर्विसेज। सर्विसेज जो है वो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक लॉयर से कंसल्ट कर रहे हो, आप एक डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हो, या आप एक टीचर से एजुकेशन ले रहे हो, तो ये सभी चीजें क्या है, आपको सर्विसेज मिल रही है और ये डायरेक्टली कंज्यूम कर ली जाती हैं, तो ये सर्विसेज का पार्ट है। ये 4 डिविजन्स हैं कंज्यूमर गुड्स के। फर्स्ट वन इज ड्यूरेबल, सेकंड सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज गुड्स, और फोर्थ वन इज सर्विसेज। तो इस तरीके से हम इनको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब इनको हम समझते हैं कि मीनिंग क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स होती क्या है? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर सेवरल इयर्स ऑन व्हिच वी हैव टू इन्वेस्ट more money or a huge amount of money, and also these goods are used repeatedly। ये बार बार यूज होती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट होता है, सेवरल इयर्स तक यूज होती है और बार बार यूज होती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स बोलते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती है? कोई भी वो गुड जो प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोड्यूसर यूज करे वो प्रोड्यूसर गुड होती है। तो अब इसको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट लाइन हमें क्या गिवन है? ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। इट मींस एक मशीन है फॉर एग्जांपल, अब मशीन पे इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हुआ है, सेवरल इयर्स तक यूज भी हो सकती है और रिपीटेडली यूज हो सकती है, ऐसा नहीं यूज करके फिनिश हो जाएगी, तो इट मींस ये क्या है? एक कैपिटल गुड है। अब कैपिटल गुड है, ये क्लियर हो गया हमें इस डेफिनेशन से। अब यहां पे ये बोला जा रहा है दैट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड है तो प्रोड्यूसर गुड हो गई ऑटोमेटिकली, बिकॉज कैपिटल गुड्स क्या होती है? जिनमें प्रोडक्शन करने के लिए ही खर्चा किया जाता है, इन्वेस्टमेंट की जाती है, और इनको यूज भी किसके लिए किया जाएगा? प्रोडक्शन करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन के लिए यूज जो भी हो गया वो प्रोड्यूसर गुड हो गई। तो इट मींस कोई भी गुड जो कैपिटल गुड है एट द सेम टाइम वो गुड क्या बन जाएगी? प्रोड्यूसर गुड बन जाएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर तो यूज कर ही रहा है, उसी ने तो इन्वेस्टमेंट किया कैपिटल गुड्स पे। अब सेकंड पॉइंट, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रोड्यूसर तो यूज कर रहा है बट वो कैपिटल गुड्स नहीं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर तो यूज करेगा, इट मींस ये प्रोड्यूसर गुड होगी क्योंकि प्रोड्यूसर इसको यूज करने वाला है, बट ना तो इसको हम रिपीटेडली यूज कर सकते हैं और ना ही ये सेवरल इयर्स तक यूज होगी, बिकॉज ये सिंगल यूज है। एक बार आपने रॉ मटेरियल को यूज कर लिया प्रोडक्शन में तो वो फाइनल गुड में कन्वर्ट हो गया, वो सेम पोजीशन पे नहीं रहेगा। इट मींस कोई भी एक गुड जो प्रोड्यूसर गुड है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कैपिटल गुड भी हो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी पर्टिकुलर गुड जब कैपिटल गुड है तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर गुड है, क्योंकि खर्चा करने वाला ही प्रोड्यूसर है, उसका मोटिव भी प्रोडक्शन करना है, तो जब वो कैपिटल गुड है इट मींस प्रोडक्शन तो होगा ही, तो प्रोड्यूसर गुड होगी। बट कोई भी एक गुड जो प्रोड्यूसर गुड है जरूरी नहीं है वो कैपिटल गुड भी हो, बिकॉज कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड रिपीटेडली इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जो लगातार यूज हो सकती हैं। बट इस केस में आप इसको एक ही बार यूज कर सकते हो, उसके बाद ये अपनी पोजीशन से चेंज होके फाइनल गुड में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज रॉ मटेरियल्स एक तरीके का इंटरमीडिएट गुड होते हैं जिनको आप प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू यूज करते हो फाइनल गुड में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब हम पढ़ते हैं कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स एंड कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन दो टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा दैट कंसेप्ट ऑफ एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले इसको हम रिलेट करते हैं, हु आर द कंज्यूमर्स। कैसे पता लगेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? जब ये पता होगा कंज्यूमर्स कौन कौन है, तो सभी कंज्यूमर्स के एक्सपेंडिचर को जब आप ऐड कर दोगे दैट इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। तो क्वेश्चन क्या राइज होता है? हु आर द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स हैं कौन? कंज्यूमर्स में 3 डिविजन्स आते हैं, इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में। पहला डिवीजन इसका आएगा हाउसहोल्ड्स। हाउसहोल्ड हो गए कंज्यूमर्स, जो हम लोग हैं पर्टिकुलर मींस कंज्यूमर्स का एक पार्ट। हाउसहोल्ड्स वो लोग हैं जो कंज्यूमर गुड्स को परचेज करते हैं डायरेक्टली अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं
हाउस होल्ड कंज्यूमर्स। फिर हमारे पास आते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एज अ कंज्यूमर कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है डिफेंस गुड्स पे, कंट्री की सेफ्टी के लिए और डिफेंस मटेरियल्स को वो उनके ऊपर वो एक्सपेंडिचर्स करती है, तो वो भी किसका पार्ट हो गई, कंजप्शन एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया। इसके बाद आते हैं हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस खर्चा करते हैं कंजम्पशन पे, कोई चैरिटी करने के लिए, कोई सपोर्ट करने के लिए, किसी को भी सोशल वेलफेयर के लिए। तो तीनों का जो एक्सपेंडिचर है वो कैसा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, क्योंकि तीनों ही एज अ कंज्यूमर खर्चा कर रहे हैं। तो जो भी एक्सपेंडिचर इन तीनों ने मिलकर किया उसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो फॉर्मूला किस चीज का बन जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर आपको ये पूछ लिया जाए दैट हाउ टू कैलकुलेट एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ऐड कर दो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड्स प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट एंड प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। हम यहाँ पे प्राइवेट की बात कर रहे हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे एनजीओज हैं, टेंपल हैं, मॉस्क हैं, गुरुद्वारास हैं, ये सभी नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं। तो इन सभी ने जो भी एक्सपेंडिचर्स किए वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं, क्योंकि इनका मोटिव था उसको कंज्यूम कर लेना गुड्स को, चाहे वो डायरेक्टली खुद से कंज्यूम कर रहे हैं या वो किसी के लिए उन चीजों को परचेज कर रहे हैं। तो इन सभी को ऐड कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट है इस क्वेश्चन का, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या, इन्वेस्टमेंट होती क्या है। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। जो चीज आपके स्टॉक ऑफ कैपिटल को इंक्रीज करती है उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बिल्डिंग परचेज की, उसको रेंट आउट कर दिया, तो वो जो रेंट आपको मिल रहा है वो बिल्डिंग तो आपकी है ही, आप उसके ओनर हो, तो वो कैपिटल तो एज इट इज है, बट अब जो रेंट आपको मिल रहा है वो आपके स्टॉक ऑफ कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है। तो कोई भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जो आपने कहीं लगा दिया, कोई भी पैसा आपने कहीं पे खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर आपने कर दिया और वो एक्सपेंडिचर आपको रिटर्न्स दे रहे हैं, तो वही क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, जहां आपको रिटर्न्स मिले। इसीलिए हम इसे क्या बोल देंगे, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट स्टॉक ऑफ कैपिटल का इंक्रीज है, उसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वो रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, वापस करता रहता है। और चेंज इन स्टॉक को आप एक और नेम से बोल सकते हो, जो ये कैपिटल स्टॉक आपका चेंज हो रहा है, चेंज इन कैपिटल जो आपकी आ रही है, दैट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। इट मीन्स कैपिटल फॉर्म हो रही है, जो आपने इन्वेस्ट किया उसकी हेल्प से अब आपकी कैपिटल और ज्यादा बनने लगी है, तो उसे बोल सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। सो इन्वेस्टमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन कैपिटल, आई इज इन्वेस्टमेंट, डेल्टा मीन्स चेंज, के कैपिटल, तो चेंज इन कैपिटल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 2 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट की थी मार्केट में, तो ये आपकी कैपिटल है। अब आपको इस पर रिटर्न मिल गया 50,000 का, ये आपका रिटर्न है जो इस इन्वेस्टमेंट पे आपको मिला। तो अब टोटल चेंज इन कैपिटल आपका कितना हो जाएगा, 2,50,000। सो दिस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, दैट इज चेंज इन कैपिटल। ये जो आपने खर्च किया ये आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है। तो डेल्टा के, आई इज इक्वल टू डेल्टा के। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। 2 कंपोनेंट्स इन्वेस्टमेंट के बेसिक। फर्स्ट है आपका कंपोनेंट ऑफ
इन्वेस्टमेंट। टू कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सेकंड वन इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। Fixed investment is that investment which is done for purchasing fixed assets which are used further in the production process। जो भी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने पे आपने खर्चा किया, जो एक्सपेंडिचर्स किए, वो आपकी क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो आपको बेनिफिट भी लॉन्ग टर्म के लिए देगा और प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूसर उसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई नया प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर लिया, आपने कोई लैंड परचेज कर ली, तो ये सभी चीजें आपकी क्या होंगी, ये आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, जब आपके फॉर एग्जांपल आपके पास ईयर के स्टार्टिंग में 10 मशीन्स थी, मशीन्स आपकी फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जाती है प्रोडक्शन में, तो ये आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं। जैसे आपने फर्नीचर परचेज किया, कई सालों तक आप उसे यूज करोगे, ड्यूरेबल होती हैं, तो इन्हें आप कई सालों तक यूज कर सकते हो। अब 10 मशीन्स आपके पास 2018, कोई एग्जांपल ले रही हूं मैं, 2018 के स्टार्टिंग में आपके पास 10 मशीन्स थी, 2018 के एंड में आपने उस ईयर में 2 और मशीन्स परचेज करी, तो टोटल हो गई 12। अब अगर हमसे क्वेश्चन ये पुट किया जाए व्हाट इज द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ ईयर 2018, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, 12 minus 10, इट मींस फिक्स्ड एसेट्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस फिक्स्ड एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, उनको आप माइनस कर दो तो आपके पास डिफरेंस कितना आएगा, 2। ये आपकी क्या है, 2018 की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। क्लियर। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, और यही फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगी, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कहलाएगी। अब इसकी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का क्या बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट, सिग्निफिकेंस मेंशन कर रही हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहला बेनिफिट ये है, अगर हमने 2 मशीन्स एक्स्ट्रा परचेज की हैं, इट मींस ये इन्वेस्टमेंट इट रेजेस योर प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा देगी, क्योंकि जब आपने ज्यादा मशीन परचेज की है, इट मींस अब आप उसकी हेल्प से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। सेकेंड थिंग, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हायर लेवल ऑफ आउटपुट प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड्स हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में ये हायर लेवल का आउटपुट प्रोवाइड करती है, क्योंकि पहले जो ओवरऑल प्रोडक्शन हो रहा था, जीडीपी ग्रोथ हो रही थी, अब वो उससे ज्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर हमने 2 मशीन्स भी ऐड की हैं, तो 2 मशीन्स ने जो भी आउटपुट किया, उस आउटपुट ने आपके लेवल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज कर दिया ऑन अ होल, पूरे मतलब अगर हम ऑन द होल इकोनॉमी की बात करें, तो उन 2 मशीन से जो प्रोडक्शन हुआ, उसने आपके टोटल प्रोडक्शन को, जो इकोनॉमी की जीडीपी थी, उसको उतने से ऐड कर दिया, तो वो लेवल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज करता है। देन हायर लेवल ऑफ आउटपुट, इसी पॉइंट से रिलेट करें, हायर लेवल ऑफ आउटपुट लेड्स टू हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इट मींस अगर ज्यादा आउटपुट होगा, इट मींस क्या होगा इसका इफेक्ट, हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये इसकी मेन सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले चीज, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी आपकी, लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होगा पूरी इकोनॉमी में, और फाइनली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जीडीपी, ओवरऑल जीडीपी जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब आता है इसी का सेकंड पॉइंट, व्हाट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है जो इन्वेस्टमेंट एक प्रोड्यूसर ने होल्ड करके रखी हुई है स्टॉक की, जो प्रेजेंटली उसके पास है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर्स होल्ड द स्टॉक। किन किन चीजों का स्टॉक वो होल्ड करके रखता है अपने पास, जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिनिश गुड्स हैं, फिनिश गुड्स हैं बट जो इस ईयर में सेल नहीं हो पाई हैं, तो वो अनसोल्ड स्टॉक हो गया, वो भी उसी के पास है, बट वो तो इन्वेस्टमेंट कर चुका है, तो ये कौन सा इन्वेस्टमेंट होगा, इट इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री मींस स्टॉक,
जो प्रेजेंटली उसके पास रखा हुआ है, तो ये अनसोल्ड स्टॉक है, ये इसका पार्ट हो गया। सेकेंडली सेमी फिनिश गुड्स, जो अभी कंप्लीट रेडी नहीं हुई, प्रोडक्शन प्रोसेस के मिड में है, तो सेमी फिनिश गुड्स ये भी इसी का पार्ट होंगी, जो कि अभी प्रोडक्शन होना बाकी है जहां पे। थर्ड हो गया रॉ मटेरियल, जिसको भी यूज ही नहीं किया है हमने, जो यूज करना है। बट इन तीनों ही तरह की गुड्स पे हम इन्वेस्टमेंट तो कर चुके हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगी? दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या इन्वेंट्री स्टॉक। जो इसे स्टॉक पे खर्च कर दिया गया, इसे हम इन्वेंट्री स्टॉक बोलते हैं। अब ये जो चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक है ड्यूरिंग अ ईयर, जो एक पूरे ईयर में चेंज हुआ इन्वेंट्री स्टॉक में, उसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट मींस साल की शुरुआत में कितना रखा था, एंड में कितना बच गया आपके पास, उसको अगर हम डिडक्ट कर लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इस तरह का स्टॉक अपने पास रखने का क्या बेनिफिट है? फर्स्ट पॉइंट, अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू द प्रोड्यूसर। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट अनइंटरप्टेड सप्लाई। एक प्रोड्यूसर को फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है कि डिलेज हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो उस टाइम पीरियड के लिए उसके पास सप्लाई जो है वो अनइंटरप्टेड रहेगी, इंटरप्ट नहीं होगी तो उसे लॉसेस नहीं होगी। अदरवाइज हो सकता है वो कुछ दिनों तक प्रोडक्शन ना कर पाए सप्लाई ना होने की वजह से, बट उन दिनों में भी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो लग रही है, जो फिक्स कॉस्ट है वो उसको पे करनी पड़ रही है, तो उसे लॉस होगा। इसीलिए सप्लाई को अनइंटरप्टेड रखने के लिए वो अपने पास कुछ स्टॉक सिक्योर करके रखता है, सेफ रखता है, तो ये उसी का पार्ट है। सेकेंड पॉइंट, अगर एनफ स्टॉक होगा तो डे टू डे परचेजेस को अवॉइड किया जा सकता है, जिसमें आपके रेट्स बढ़ के मिल सकते हैं आपको, कि आप डेली परचेज कर रहे हो तो हो सकता है रेट्स अप डाउन होते रहे, बट जब आप एक साथ परचेज करके छोड़ देते हो बल्क में, तो प्राइसेस भी नॉर्मल रहते हैं, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट नहीं होती हैं। बट इसमें एक चीज ये भी देखनी होती है कि स्टॉक इतना ज्यादा भी ना परचेज हो कि वो ओवरफ्लो हो जाए, और ना इतना कम हो कि आपकी सप्लाई ना होने पे आपकी प्रोडक्शन रुक जाए, तो उसके अकॉर्डिंग मैनेज करके इन्वेंट्री स्टॉक को मेंटेन किया जाता है। क्लियर? अब आता है इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, इसको मैं एग्जांपल से बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1000 यूनिट्स का स्टॉक रखा हुआ, अब 1000 यूनिट्स का आपने स्टॉक रख लिया, बट रिक्वायरमेंट सिर्फ 200 यूनिट्स की, तो इस केस में जो पैसा आपने इस पे खर्च कर दिया वो आपका ब्लॉक हो गया, जिसको आप किसी और प्रोसेस में यूज कर सकते थे, इन्वेस्ट कर सकते थे। तो ये केस नहीं होना चाहिए, ये नियर अबाउट होना चाहिए, एग्जैक्टली हम अज्यूम नहीं कर सकते, बट नियर अबाउट होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। और ना ही ये होना चाहिए कि 200 की रिक्वायरमेंट है तो आपके पास 50 यूनिट्स का स्टॉक है, तो उसमें भी आपको लॉस होगा। तो इन दोनों ही केसेस में आपकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी। तो हमें ये कोशिश करनी है कि इन्वेंट्री पे वही इन्वेंट्री स्टॉक पे वही इन्वेस्टमेंट हो जो फ्यूचर में बेनिफिशियल ही रहेगा, उससे कोई लॉसेस हमको नहीं होंगे, तो उसे हम इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट? ग्रॉस का मीनिंग क्या होगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगी टोटल प्रोडक्शन जो हमने कैपिटल गुड्स का किया पूरे एक ईयर में, दैट इज नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मींस जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट आपने एक अकाउंटिंग ईयर में सारी कैपिटल गुड्स को मिला के उन पे खर्च कर दी, उस एक्सपेंडिचर को हम बोल देंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या आती है आपकी कैपिटल गुड्स आ गई इसमें। इसके अलावा इसको किया किस लिए जाता है? कैपिटल गुड्स जनरली यूज किस किस चीज के लिए होती हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि या तो कुछ कैपिटल गुड्स आपकी फिनिश हो चुकी है यूज करते करते, उनकी आपको वैल्यू नहीं रही, तो रिप्लेसमेंट करना जरूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एग्जिस्टिंग स्टॉक को इंक्रीज भी करना चाहते हैं, तो दो केसेस में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किया जाता है। फर्स्ट वो किया जाता है कैपिटल स्टॉक को रिप्लेस करने के लिए, जब आपको लगता है कि एक मशीन का लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया, वो काम नहीं कर पा रही है, तो हमें रिप्लेस करना है, तो उस टाइम पे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल गुड्स पे।
या फिर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कैपिटल गुड्स का स्टॉक है वो हम इंक्रीज कर लें, हमें लग रहा है कि हमारी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है तो हम इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करें, हमें बेनिफिट मिलेगा, तो इस केस में भी हम वो कर सकते हैं। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है? टोटल जो भी खर्चा पूरे एक अकाउंटिंग ईयर में हमने सारी कैपिटल गुड्स पे कर दिया, दैट इज नॉन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? नेट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो प्रेजेंटली आपके पास रिमेनिंग है, क्योंकि जो आपने लगाया था उसका कुछ पार्ट तो डेप्रिशिएट हो गया पूरा साल यूज होने में। तो जब आप कैलकुलेट करोगे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उस टाइम पे आपको क्या पता होना चाहिए? नेट इन्वेस्टमेंट, जो आज के दिन उन गुड्स की बची हुई है। फॉर एग्जाम्पल एक मशीन को आपने एक साल यूज किया, वो 10 लाख रुपीज की है, 10,000 का उस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया, मींस उतने में वो यूज होने में, कोई टूट फूट होने में, कोई भी प्रॉब्लम होने की वजह से उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, तो वो जो वैल्यू रिड्यूस हुई दैट इज नॉन एज डेप्रिसिएशन। और जब नेट वैल्यू आप निकालोगे एग्जैक्ट जो आपको प्रेजेंटली चाहिए, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो किसके इक्वल आ जाएगी? दैट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट, जो एग्जैक्टली प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे रिमेनिंग है। तो डेप्रिसिएशन हमें इसमें से माइनस करना होगा। अब नेट इन्वेस्टमेंट का एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस क्या है, बेनिफिट क्या मिल रहा है आपको नेट इन्वेस्टमेंट करने का या उसको कैलकुलेट करने का? आप उसे ग्रोस में ही क्यों नहीं रखते हो, डेप्रिसिएशन माइनस करके क्यों चेक करना है? अब इसका सबसे पहला बेनिफिट है इट रेजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी। आपको अगर नेट इन्वेस्टमेंट का पता लग जाता है कि कितनी है एग्जैक्टली प्रेजेंट में क्या बचा हुआ है आपके पास, तो ये आपके एग्जैक्ट स्टॉक ऑफ कैपिटल को डिफाइन करेंगे कि आज के दिन पे आपके पास कितना कैपिटल गुड्स का स्टॉक प्रेजेंट है, जिससे आप पर कैपिटल यूनिट या इंक्रीज शो कर सकते हो कि क्या एफिशिएंसी हो सकती है, कितना हम वर्क ले सकते हैं, वो नेट के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होगा, ना कि डेप्रिसिएशन एडेड पे आप कैलकुलेट करोगे। सेकेंड थिंग, ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा एम्प्लॉयमेंट की। जितना ज्यादा स्टॉक बढ़ता जाएगा उतनी ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तो हमें ये पता लगाना जरूरी है कि हमारे पास कितना कैपिटल स्टॉक है ताकि हम लोगों को काम प्रोवाइड करवा सकें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें। थर्डली, नेट इन्वेस्टमेंट एग्जैक्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी में कितना राइज हुआ है उसको शो करता है। एक तो आप डेप्रिशिएटेड गुड्स को भी ऐड करते जा रहे हो तो एग्जैक्ट जीडीपी आपको नहीं पता लगेगी, बट नेट इन्वेस्टमेंट आपको करेक्ट जीडीपी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। तो इट मींस नेट इन्वेस्टमेंट आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करता है, ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, और ये एफिशिएंसी ऑफ लेबर को इंक्रीज करता है जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ होती है। क्लियर? अब इसके बाद आपकी बुक में आपको डिफरेंस गिवन है नेट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का, उसको आप एक बार देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कंसेप्ट में क्या दिया हुआ था।